So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Deepika and today I'm going to explain chapter 2 of class 12, that is sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है. सो लेट्स बिगिन. सो यहाँ अगर मैं बात करती हूँ कि क्या हम लकी नहीं है कि हमारे प्लांट्स भी जो है वो क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअली. ठीक है. सो यहाँ हम बात करते हैं कि द मिरिट्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी एंजॉय गेजिंग एट, मतलब कि वो इतने सारे फ्लावर जो हम देख के बहुत खुश हो जाते हैं, जिनको हम घूरते रहते हैं, उनकी जो फ्लावर की जो खुशबू होती है, जो हम काफ़ी फील गुड करते हैं, मीन्स हमें काफ़ी अच्छा लगता है उनकी खुशबू. ठीक है. वो जो कलर होते हैं उनके काफ़ी अट्रैक्टेबल होते हैं, जिनको देख के हम आकर्षित हो जाते हैं उनकी तरफ. तो वो हम ही नहीं होते बल्कि वो प्लांट एक उनका एक झांसा होता है, किस तरीके से वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं. अब ये कैसे करवाते हैं वो चैप्टर के आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो यहाँ हमें ध्यान देना है कि फ्लावर जो है वो सिर्फ हमारी सेल्फिशनेस के लिए नहीं होते हैं, वो खुद का भी कुछ करते हैं. क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. तो हमारी सारी फ्लावरिंग प्लांट, देखो फ्लावरिंग प्लांट जहाँ नाम आ जाए उसके साथ साथ एक और नाम याद रखना, एंजियोस्पर्म. ठीक है. तो एंजियोस्पर्म को ही हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं. ठीक है. सो ये वाली चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हर फ्लावरिंग प्लांट जो हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. तो अगर हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस के स्ट्रक्चर की डाइवर्सिटी के बारे में. इन्फ्लोरेसेंस मतलब जो फ्लावर की जो बड वाली पोजीशन है, तो उसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, फ्लावर्स की या फ्लोरल पार्ट की अगर बात करें, तो हमें एक अमेजिंग रेंज देखने को मिलती है. ठीक है. जो एसआर के एंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, क्या होती है एंड प्रोडक्ट, एसआर का एंड प्रोडक्ट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, फ्रूट बनेगा और सीड बनेगा. ठीक है. तो उनकी अडेप्टेशन की एक हमें अमेजिंग रेंज देखने को मिलती है. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम जो है मोर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. देखो यहाँ आ भी गया, फ्लावरिंग प्लांट हमने किसको बोला, एंजियोस्पर्म को बोला गया है. ठीक है. तो यहाँ हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे. ठीक है. देखो एक टर्म आती है मोर्फोलॉजी, एक आती है एनाटमी, तो इनमें डिफरेंस काफ़ी मुश्किल हो जाता है कईयों के लिए, तो मैं बताती हूँ. मॉर्फोलॉजी होता है किसी भी चीज़ को बाहर से कैसे दिखता है. बाहर से मतलब कि अगर मैं फ्लावर की बात करूँ, सॉरी अगर मैं प्लांट की बात करूँ, तो हमें क्या क्या देखने को, उसमें हमें पत्तियाँ देखने को मिलेंगी, फ्लावर देखने को मिलेगा. ठीक है. स्टेम देखने को मिलेगी. एक होती है एनाटमी. तो एनाटमी होते हैं फ्लावर की पता नहीं फ्लावर याद आ रहा है, प्लांट के अंदर जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, उसके अंदर टिश्यू कौन कौन से हैं, तो एनाटमी है. अगर ह्यूमन की बात करूँ तो एनाटमी क्या हो जाएगी हमारी, बोन्स, कार्टिलेज. ठीक है. अगर मैं बात करूँ मॉर्फोलॉजी, तो हमारी बाहर से क्या दिख रहा है, हमारी स्किन हो गई है ना, हाथ पैर ये सब. तो मॉर्फोलॉजी होती है जो बाहर से दिखता है. ओके. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. तो देखो फ्लावर का जो रिश्ता है हमारे ह्यूमन बीइंग के साथ, वो काफ़ी इंटीमेट रिश्ता है. इंटीमेट मतलब कि काफ़ी गहरा रिश्ता है, काफ़ी टाइम पुराना, मतलब बहुत सालों से. तो फ्लावर जो है वो हमारा हर चीज़ में यूज़ किया जाता है. जैसे कोई चीज़ सजानी हो तो सोशली इसको यूज़ किया जाता है, धार्मिक चीज़ों में यूज़ किया जाता है, कल्चरल वैल्यू में यूज़ किया जाएगा. तो ये ह्यूमन की फीलिंग्स को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे लव, अफेक्शन, खुशी हो गया, दुख हो गया. ठीक है. हमें जिसको चाहा फूल दे दिया. ठीक है. तो ये हमारा ह्यूमन की फीलिंग्स को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यस यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, पूरा फ्लावर का एक टाइप से स्ट्रक्चर. तो देखो एनसीईआरटी में जितने डायग्राम से हमें सीखने को मिलता है ना, उतना थ्योरी पोर्शन में भी नहीं मिलेगा. मीन्स डायग्राम देख के जितना याद रहता है, थ्योरी पोर्शन उतना काम का नहीं होता है. ठीक है. ये जो कर लिया तो थ्योरी कम से कम काफ़ी हद तक हो जाती है. तो हमें डायग्राम बहुत अच्छे से देखने होते हैं एनसीईआरटी के. तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारी इस फ्लावर के अंदर 4 वॉल होती हैं, 2 आउटर होती है, 2 इनर होती है. आउटर वाली सबसे पहले हम पढ़ते हैं आउटर कौन कौन सी होती है. तो ये हमें हरी हरी पत्तियाँ दिख रही है ना, ये 2, इस तरीके से इसको बोला जाता है सेपल. ठीक है. सेपल बोला जाता है. एनसीईआरटी में इसका एक और नाम भी दिया गया है, क्या है, कैलिक्स. ठीक है. तो ये जो सेपल हैं या जो कैलिक्स होती हैं, तो ये क्या है, तो ये हमारी हरी हरी पत्तियाँ होती है जो बड वाली स्टेज में, फ्लावर की जो बड वाली स्टेज होती है उसमें प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है एक टाइप से. ठीक है. सेकंड अगर मैं वॉल की बात करूँ तो वो मेरी कौन सी होगी, पेटल. अब ये जो होती है वो कलरफुल होती है. ठीक है. गुलाब की जो पंखुड़ियाँ है ना, गुलाब
टाइप, यस वही 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 पेटल है। इनमें क्या होता है, इनमें सुगंध आती है ना, कलरफुल होती है, साथ में परफ्यूम्स सेंट वगैरह। तो ये क्यों होती है, ये ऐसी क्यों होती है, तो ये पॉलिनेशन करवाने के लिए होती है। पॉलिनेशन किससे करवाएंगी, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, इन सब से। अब ये कैसे करवानी और पॉलिनेशन नाम की बीमारी क्या है, तो ये सारी चीज़ हम चैप्टर के आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी टेंशन मत लेना, यहाँ सिर्फ बेसिक नॉलेज लेनी है तुम लोगों को। तो हमने बाहर वाली दो वॉल के बारे में पढ़ लिया, सेपल और पेटल। अब बात करते हैं थर्ड। ये तो हमारी आउटर वॉल होगी जो प्रोटेक्शन देती है। अगर हम बात करें कि अंदर वाली, तो वो हमारी होती हैं जो रिप्रोडक्शन करती हैं। तो अंदर वाली दो वॉल जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव वाला हिस्सा है वो कौन सा है हमारा, ये वाला, ये दिख रही है, ये लंबी लंबी सी, देखो ये रही। तो ये क्या है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा है, जिसको हमने क्या बोल दिया पूरे को, इसको हमने बोल दिया स्टैमन। स्टैमन का एक अलग नाम भी है जो एनसीईआरटी में यूज़ किया जाता है, वो है एंड्रोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम बोला जाएगा इसको। अच्छा, इसमें हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, इस स्टैमन में हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एक तो एंथर, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये इसको बाइलोब्ड बोलूँगी मैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो लोब होते हैं जुड़े हुए, ठीक है। तो इसको बोलूँगी एंथर। और ये जो लंबा सा हिस्सा है जो इस फ्लावर के थैलेमस से जुड़ा हुआ है, इसको मैं क्या बोलूँगी, फिलामेंट, ठीक है। इनकी भी डिस्क्रिप्शन आगे ऐसा कैसा आएगा, चिंता मत करना। तो ये तो हमारा हो गया मेल वाले का। अब बात करती हूँ फीमेल वाले का भी देख लेते हैं। तो फीमेल वाला देखो, ये रहा, ये रहा। तो ये वाला हिस्सा क्या है हमारा, फीमेल वाला, जिसमें जो अपर वाला पार्ट है ना, जहाँ पे यहाँ से इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पॉलन ग्रेन होते हैं। तो इससे पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे स्टिक हो जाता है, तो वो कौन सा हिस्सा है फीमेल वाला, स्टिग्मा। अच्छा, जो लंबा सा हिस्सा होता है ये वाला स्टाइल है, और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ना हमारा, वो क्या है, ब्रॉड वाला, वो है ओवरी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है जो एनसीईआरटी में बताई गई है। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसको एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम। तो मैंने क्या बोला, सेपल का दूसरा नाम है हमारा कैलिक्स, पेटल का नाम है कोरोला, एंथर का नाम है एंड्रोसियम, और हमारा जो मतलब एंथर कह रही हूँ, स्टेमन का नाम है एंड्रोसियम। और जो कार्पल होती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसको कार्पल भी बोल सकती हूँ मैं, या पिस्टिल भी बोल सकती हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। और उसको क्या बोलती हूँ मैं, गाइनोसियम। ये सारे नाम याद रखने हैं, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक है, कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन ये कि इस फ्लावर के अंदर हमारे मेल वाला भी हिस्सा दे रखा है और फीमेल वाला भी दे रखा है। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, मोनोशियस बोलूँगी या डायोसिस बोलूँगी, तो इसको मैं बोलूँगी मोनोशियस। मोनोशियस क्यों बोला भाई, क्योंकि इसके अंदर दोनों हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो जिस प्लांट के अंदर हमारे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर में, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, मोनोशियस कंडीशन बोलती हूँ। इसका दूसरा नाम भी याद कर लो, बाइसेक्सुअल, जो हम चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं अच्छे से, तो वो भी रिवीजन होना चाहिए ना बार बार, बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। तो चलो ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर जो होता है मॉर्फोलॉजिकली एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बात करते हैं फ्लावर, तो फ्लावर ही वो जगह है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई, प्लांट का यही वो जगह है, ठीक है। क्लास 11th में आपने वेरियस पार्ट देखे, बहुत अलग अलग टाइप के पार्ट देखे होंगे फ्लावर के, उसकी टेंशन मत लेना, वहाँ नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने अभी वो रिवाइज कर लिया अच्छे से, ठीक है। चलो, अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन कौन सा क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले वाला क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले वाले प्रोसेस क्या क्या होंगी, एक तो गैमेट का बनना, एक ट्रांसफर होना, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्लावर्स इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। देखो कि जो हमारा फ्लोरल प्राइमोर्डियम होता है, जब उसकी डेवलपमेंट होती है फर्दर फ्लावर के अंदर, ठीक है, बड से अगर फ्लावर बनता है, तो हमारी उसमें डिफ्रेंशिएशन होंगी, सेल्स डिफ्रेंशिएशन होंगी, तो उसमें सेवरल हार्मोनल मतलब हार्मोन का चेंज होएगा, उसकी स्ट्रक्चर चेंज होएगी, तभी शुरुआत होएगी ना बड से फ्लावर का बनना है, यूं ही थोड़ी ना बन जाता है। तो इन्फ्लोरेसेंस बनता है जिसके अंदर बहुत सारी फ्लावर की बड होती है, फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इस पैराग्राफ में तुम्हें मेन चीज़ देखने को मिलेगी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है। देखो, मेल वाले को क्या बोला जाएगा, एंड्रोसियम,
और फीमेल वाले को क्या बोला जाएगा, गाइनोसियम। यही दे रखा है, ठीक है, यही मैंने बताया था। ठीक है, तो यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोसियम, हाँ एंड्रोसियम में क्या होते हैं, स्टैमन्स होते हैं, ठीक है, और वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेगा, और गाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मेन बात जो अगर मैं कहूँ तो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, फीमेल कौन सा होता है। दोनों के नाम याद रखने हैं, मेल वाले को हम क्या कहेंगे, एंड्रोसियम, और फीमेल वाले को क्या कहेंगे हम, गाइनोसियम, ठीक है। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। स्टेमन, स्टेमन इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ एंड्रोसियम। जितनी बार लिख सकते हो ना उतनी बार लिखो, उतनी बार याद करो, ठीक है, तभी ये याद होगा। तो एंड्रोसियम बोल सकती हूँ इसको मैं। तो अगर मैं बात करूँ एंड्रोसियम क्या होता है, तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है भाई, ठीक है। ठीक है, तो ये जो स्टैमन होती है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ये लंबा सा दिख रहा है इस तरीके से ये वाला हिस्सा, और एक ये वाला हिस्सा बाइलोब्ड। तो जो लंबा सा हिस्सा उसको मैं फिलामेंट बोलूँगी, ठीक है, स्ट्रोक लाइक। और ये जो टर्मिनल एंड पे जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ भी दिखा रखा है ना बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, उसको मैं क्या बोलूँगी, उसको मैं एंथर बोलूँगी, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये इस तरीके से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, दो लोब होते हैं इसके अंदर। जो प्रोक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो मैंने ऊपर फ्लावर की स्ट्रक्चर में बता दिया था, ये हमारे पेटल या थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है फ्लावर के। चलो ठीक है, अगर मैं इस स्टेमन की बात करूँ तो ये अलग अलग फ्लावर में इसकी जो लेंथ है वो स्पेसिफिक नहीं होती, ये अलग अलग हो सकती है। अगर आप 10 फ्लावर देखोगे और उसको मतलब इनकी जो अरेंज करोगे स्लाइड पे, तो आप देखोगे इनकी साइज़ में काफ़ी वेरिएशन होता है, ठीक है। ठीक है, ये काम की बात बस इतनी ही थी कि स्टेमन वेरिएशन होता है काफ़ी अलग अलग का, स्पेसिफिक नहीं होती। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर डाइसेक्शन करें स्टेमन का और देखें, तो हमें इसकी पूरी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी अंदर वाली। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि जो टिपिकली अगर एंजियोस्पर्म की बात करूँ एंथर की, वो बाइलोब्ड होता है, जो कि हमने पढ़ लिया। तो चलो, एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, ठीक है, ये हमारा वो स्ट्रोक हो गया। तो दो लोब हो गए। अभी ध्यान रखना कि हर लोब के अंदर दो थैक्का होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसी तरीके से एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये डाईथेकस कंडीशन होती है, तो एक लोब के अंदर क्या कहूँगी मैं, डाईथेकस कंडीशन। और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है वो इनको क्या करेगी, सेपरेट कर रखी होती है। ठीक है भाई, अभी हम यहाँ क्या करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। ठीक है, जब हमने ये ट्रांसवर्स सेक्शन देखा तो हमने देखा कि ये जो थेका है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक टाइप से इन्हीं को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इनको मैं माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दूंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अगर मैं कहूँ एक लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, दो हैं, और दो लोब के अंदर हमारे कितने हैं, टोटल चार हैं, ठीक है। तो हमारे कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, एक लोब के अंदर दो होते हैं। अभी ध्यान देना कि ये मैंने लोब बना दिए, इनके अंदर ये मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया बना दिया। यही माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप होके क्या बनाएगा, पोलन सैक बनाएगा। और उस पोलन सैक के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होती है। बॉल लाइक दिख रहा है ना तुमको छोटा छोटा, ये क्या होती है, पोलन ग्रेन होती है, ठीक है। तो इतना हो गया ये कि ये पैक्ड होती हैं, पोलन ग्रेन होती है इनके अंदर। चलो इतना भी हो गया, ठीक है। अभी ऐसा तो है नहीं एकदम से पोलन ग्रेन बन जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ये हमें एक टिपिकल सा व्यू देखा है, बाहर वाला एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा है कि ऐसे ऐसे बनता है। अभी हमें डीप स्ट्रक्चर में जाना है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये दो लोब्ड हैं, इसमें ये चार क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया की फर्दर डिटेल पढ़ते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया सिर्फ सिंगल लेयर का होता है, डबल लेयर या ट्रिपल लेयर, कितनी लेयर होती है। तो भाई बात करते हैं इसकी। तो इसके अंदर टिपिकली चार वो लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को मैं एपिडर्मिस बोलती हूँ, उससे आगे वाले को एंडोथीशियम बोलती हूँ, उससे फर्दर आगे वाले को मिडल लेयर बोलूँगी, और सबसे इनर वाली को टेपिटम बोलती हूँ। एनसीईआरटी में भी यही लिख रखा है कि जनरली अगर देखें तो सर्कुलर होता है आउटलाइन में, मतलब सर्कल टाइप का देखने को मिलेगा। चार लेयर होती हैं, बाहर वाली एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेपिटम, ठीक है। ये तीनों जो होती हैं वो प्रोटेक्शन करेंगी, ठीक है, और एंथर के डायसेंस में हेल्प करेंगी।
डायसेंस मतलब कि एंथर फट जाएगा और उससे पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगी। ठीक है, वो फर्दर बाद में बताऊंगी। अभी जो ये वाली है ये क्या काम करेगी भाई, ये सबसे अंदर की तरफ होती है। ठीक है, जैसे एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बना दिए। तो इस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करूँ तो बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर क्या है एंडोथीशियम, फिर क्या है मिडल लेयर, फिर क्या है टेपिटम। तो ये टेपिटम अंदर वाली लेयर है और यहीं पे ये वाला जो फर्दर हिस्सा होता है ना अपना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे काफ़ी सेल्स होती हैं हमारी। तो इस वाले हिस्से को वैसे तो मैं स्पोरोजिनस टिश्यू बोलूँगी, स्पोरोजिनस टिश्यू। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल्स होती हैं फर्दर वो सेल पोलन मदर सेल के नाम से जानी जाएंगी। और उस पोलन मदर सेल में क्या होगा, वही पोलन ग्रेन बनाती है। ठीक है, वही पोलन ग्रेन बनाती है। तो टिपिटम किसके कांटेक्ट में है, पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में होती है। ठीक है, तो ये क्या काम करेंगी, ये जो हो नरिशमेंट करती है पोलन ग्रेन्स को। क्यों करती है, क्योंकि टेपिटम का जो सेल होती है उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। एक से ज़्यादा वाले न्यूक्लियस को बोलते हैं सिंसेशियम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, जब एंथर यंग हो जाता है तो ये जो होमोलोगस मैंने बोला ना ये वाली, तो जो हमारी काफ़ी सेल्स होती हैं अंदर उसको स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, वो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है। इसी को हम यहाँ डायग्राम में समझेंगे अच्छे से। देखो ये 4 हो गए हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हो गए माइक्रोस्पोरेंजियम 4। अब इनकी लेयर ये दिखा दी, देखो बाहर वाली है एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली है एंडोथीशियम, फिर क्या है मिडल लेयर। ठीक है, और फिर क्या है हमारी सबसे अंदर वाली, ये क्या है टेपिटम। अब इस टेपिटम के अंदर ये वाला जो हिस्सा वो क्या है स्पोरोजिनस टिश्यू। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू में जो काफ़ी सेल्स होती हैं वो क्या काम करेंगी, पोलन मदर सेल का, वो पोलन मदर सेल क्या बनाएंगी, पोलन ग्रेन बनाएंगी। ये बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए देखते ही, क्योंकि जितनी बार ये याद करोगे उतनी बार एनसीईआरटी को पढ़ना आसान है। अभी इन्हीं को फर्दर काफ़ी ब्रॉडली यहाँ दिखा दिया कि बाहर वाली क्या है एपिडर्मिस है। देखो ये वाली लेयर एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली एंडोथीशियम। अब ध्यान रखना कि मिडल लेयर जो है वो 2 से 3 लेयर होती है पर्टिकुलरली, अगर इसकी बात करूँ तो ये 2 से 3 लेयर होती हैं। ठीक है, उससे अंदर वाली क्या है टेपिटम है। और देखो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा ना अंदर वाला, ये क्या है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। बट यहाँ इन्होंने माइक्रोस्पोर मदर सेल दे दिया, ऐसे कैसे दे दिया। तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है हमारा, उसी की जो सेल है वो किसका काम करेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल का या पोलन मदर सेल का। और ये क्या बनाएंगी हमारी माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, बात एक ही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही करना है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, पीछे तो हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ा था, यहाँ पे हमने मेल वाला पढ़ा, उसके पार्ट पढ़े, एंथर के बारे में पढ़ा। देखो एनसीईआरटी की एक खास बात होती है, बाहर से अंदर घुसती है। ठीक है, सबसे पहले हमने फ्लावर का बारे में पढ़ा, फिर उसमें मेल वाले के अंदर घुसे, फिर उसमें एंथर के अंदर घुसे, फिर एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया देख लिया तो उसके अंदर घुसे। ठीक है, अभी और अंदर घुसते जाएंगे, अभी हम एंथर के अंदर घुसे बैठे हैं। ठीक है, इसी के अंदर काम कर रहे हैं अभी हम। चलो अभी कल इसकी और डिस्कवरी करने वाले हैं हम, कल इसमें देखेंगे हम पोलन ग्रेन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि ये 2 लोब हैं, इन 2 लोब में हमारे 4 थैक्का होते हैं, उनको मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया को ये फर्दर मैच्योर होकर पोलन सैक बना लेगा। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर टेपिटम होती है जो किसके कांटेक्ट में है, पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में है और पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, 4 लेयर के अंदर वाला जो स्पेस है वो क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। उस स्पोरोजिनस टिश्यू की कुछ सेल क्या काम करेंगी, पोलन मदर सेल का काम करेंगी, वो क्या बनाएंगी, पोलन ग्रेन बनाएंगी। ठीक है, काफ़ी आसान है ये, बार बार याद करोगे तो बार बार इजी पड़ेगा। कल जो हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ने वाले हैं, सो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ाऊंगी मैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।